अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम प्री सेल आईडीओ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। आईडीओ बेसिकली एक क्राउड फंडिंग टेक्निक है जो कि क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स को अलाउ करती है कि वो अपना टोकन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू लॉन्च कर सकें। कोई भी नया टोकन जो कि लॉन्च होता है वो किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक बाइनांस या ओकेस पर लॉन्च होने से पहले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लॉन्च होता है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन लिस्ट करने के बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। इसलिए अगर कोई भी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो अपना टोकन लॉन्च करना चाहता है फंडिंग कलेक्ट करने के लिए या किसी भी और प्रोजेक्ट के लिए, तो वो अपना टोकन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लॉन्च कर सकता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो टोकन प्री लॉन्च के लिए लाए जाते हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी सेल किया जा सकता है और अपने इन्वेस्टर्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। अगर आप भी अपने टोकन को प्री लॉन्च में लाना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होगी। तो हम देख लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह काम करता है। आप जिस भी ब्लॉकचेन को चूज करते हैं अपने टोकन को डिप्लॉय करने के लिए, तो बायर को क्या करना होगा कि वो आपको उसी ब्लॉकचेन के जो नेटिव टोकन है वो सेंड करेगा। उसके अगेंस्ट आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी टोकन की प्राइस, वो प्राइस जो कि आपने इनिशियल स्टेज पर सेट की है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वो बायर को टोकन सेंड कर देगा। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने इथीरियम की ब्लॉकचेन पर अपना टोकन डिप्लॉय किया है तो बायर आपको लेट्स सपोज 1 इथीरियम सेंड करता है, जिसके अगेंस्ट आपने प्राइस इस तरह से सेट की है कि अगर आपको कोई 1 इथीरियम सेंड करे तो आप उसके अगेंस्ट उसको 15,000 टोकन्स दे दें। तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह काम करेगा कि अगर बायर आपको 1 इथीरियम भेजता है तो उसके अगेंस्ट 15,000 टोकन बायर के पास चले जाएं। अब हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पर, जिसे मैंने यहाँ फाइल सेक्शन में जाकर ओपन फोल्डर कर लिया है। आप भी एक फोल्डर बना लें और इस तरह यहाँ पर इसको ओपन कर लें। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले आप न्यू टर्मिनल ओपन कर लें और यहाँ आपने सबसे पहले npm init की कमांड रन करनी है। रन करने के बाद इसके बाद आपने ट्रफल init की कमांड रन कर लेनी है। ये सबसे पहले आपके जो cmd फाइल में पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इसमें आपको कोई एरर आए और आपके फोल्डर सही तरह से ना बने तो आपने npm install -g truffle लिखकर यहाँ पर एंटर कर देना है, तो आपके सारे फोल्डर बन जाएंगे। आपके पास यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 फाइल्स होंगी और माइग्रेशन में आपके पास 2 फाइल्स होंगी। तो हम इसमें से कुछ फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। कन्वर्ट लिब की फाइल है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मेटा कॉइन की फाइल है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। migration.sol को हम रखेंगे क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट फाइल को रखने से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कोई एरर हो और वो सही तरह से डिप्लॉय ना हो, तो टेस्टिंग के लिए migration.sol को हम इसी तरह रहने देंगे। वैसे ज़रूरत इसकी भी नहीं है, अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपकी ये कोई भी फाइल सही तरह से नहीं बनती है और आपको इन कमांड को रन करने में कोई एरर है तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल में वीडियो मौजूद है कि हाउ टू इंस्टॉल ट्रफल, वो देख लें, आपके सारे फोल्डर सही तरह से बन जाएंगे। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में एक फ़ाइल बना लेनी है। प्री सेल के नाम से हम फाइल बना लेते हैं। presale.sol के नाम से फ़ाइल बना लें और इसमें हम अपना प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट का एक जर्नल सा स्ट्रक्चर बना लिया है। ये आपको पता ही होगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका वर्जन मेंशन करना होता है 0.8.0 हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ट्रफल कन्फिग फाइल में भी जाकर अपना वर्जन मेंशन करना होगा। आपने यहाँ पर अपना वर्जन मेंशन कर देना जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, और वर्जन हमेशा आपने डबल कोट्स के अंदर ही बताना है 0.8.0। उसके बाद फाइल को सेव कर दें। इसी तरह आप migration.sol में जाकर वर्जन चेंज करेंगे ताकि आपको कोई एरर थ्रो ना हो। प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट किसी और टोकन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसके लिए हमें IERC20 का कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट करना होगा ताकि हम उसके फंक्शन को यूज़ कर सकें। आपने अपनी फाइल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम सेम रखना है, डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है कि आप अपनी फाइल और कॉन्ट्रैक्ट का नाम सेम रखें। प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट किसी और टोकन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करने वाला है, इसके लिए हमें IERC20 का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। तो हम IERC20 का कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट करेंगे ताकि हम उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकें। अब हमने IERC20 को किस तरह से इंपोर्ट करना है, ये हमने पहले भी जो हमने ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें बहुत सारे हमने कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट किए थे। इसमें भी हम इसी तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे ताकि हमारा काम शॉर्ट से शॉर्टर हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए एक
ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ओपन ज़ेपलिन। इसमें पहले से कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए मौजूद होते हैं और ऑडिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास, इसमें कोई एरर नहीं होता। तो हम सबसे पहले अपनी ओपन ज़ेपलिन की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये गिटहब की ओपन ज़ेपलिन रिपोजिटरी है, इस पे आपको ओपन ज़ेपलिन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी है जो कि सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड करती है। इसके लिए यहाँ पर एक कमांड है, इसे आप कॉपी कर लें और टर्मिनल पे इसको पेस्ट कर दें और एंटर कर दें, तो आपकी ओपन ज़ेपलिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, उसके बाद ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी और एक यहाँ पर नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन जाएगा। ये देखें हमारे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन गया जिसमें ओपन ज़ेपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से लाइब्रेरी है। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। ओपन ज़ेपलिन को यूज़ करते हुए हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपने सिंपली इंपोर्ट का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आपको ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट करना है। डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले आपने डबल डॉट लगाने के बाद स्लैश लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि ये वेरी फर्स्ट फोल्डर में हम मौजूद हैं ओपन ज़ेपलिन के। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल्स के बाद आपके पास है ओपन ज़ेपलिन एट ओपन ज़ेपलिन स्लैश कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने टोकन फोल्डर में जाना है और टोकन फोल्डर में आपने ERC20 के फोल्डर को ओपन करना है और उसके बाद हमने IERC20.SOL की फाइल को यहाँ इंपोर्ट करना है। तो आपने इसका यहाँ पर पूरा पाथ आपने मेंशन करना है। कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद आपने यहाँ टोकन फोल्डर को ओपन किया, उसके बाद स्लैश ERC20 स्लैश IERC20.SOL। तो आपका ये पूरा पाथ यहाँ पर मेंशन हो गया है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स, उसके बाद ओपन ज़ेपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स, टोकन, ERC20 और IERC20.SOL। आपने इसमें स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है वरना आपको ये एरर शो करेगा। इसे कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें। अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं क्योंकि हमें और भी कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए। उसके बाद हम सेफ मैथ लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे क्योंकि उसकी भी हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरत होगी। सेफ मैथ लाइब्रेरी, यहाँ पे हमें सेफ मैथ का पाथ मेंशन करना है जो कि यूटिल्स में है। ओपन ज़ेपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद यहाँ पे आपने लिखना है यूटिल्स स्लैश मैथ फोल्डर और मैथ फोल्डर के बाद है सेफ मैथ डॉट SOL, मैथ स्लैश सेफ मैथ डॉट SOL। उसके बाद जो हमें तीसरा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो हमें चाहिए ओनेबल डॉट SOL। ओनेबल के बारे में हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ओनेबल का काम क्या होता है। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको रिमूव कर दें और एक्सेस फोल्डर में, ओपन ज़ेपलिन के एक्सेस फोल्डर में आपके पास ओनेबल डॉट SOL की फाइल मौजूद है, ओनेबल डॉट SOL। इस तरह से आपने ओनेबल डॉट SOL का पूरा पाथ मेंशन करना है तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगी। अगर इसमें कोई एरर आए तो आप अपने स्पेलिंग्स वगैरह चेक करने। ओनेबल का बेसिकली काम ओनरशिप को डिफाइन करना होता है। अगर आप किसी फंक्शन में आप ओनेबल का मॉडिफायर यूज़ कर लें तो उस फंक्शन को सिर्फ ओनर ही रन कर सकेगा। और सेफ मैथ का काम ये होता है कि आपके फंक्शंस में जो इंटीजर्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी अनसाइंड इंटीजर्स को यूज़ करेंगे उनको सिक्योर करने के लिए हमने सेफ मैथ डॉट SOL की फ़ाइल यूज़ की है और IERC20.SOL की फ़ाइल हमने इंटरफेस को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट की है। ओनेबल हमने ओनरशिप डिफाइन करने के लिए ओनेबल की फाइल को इंपोर्ट किया है। अगर हम इनको मैनुअली लिखेंगे तो बहुत लंबा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। इन सब की डिटेल्स मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम जब भी अपनी किसी फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसे इनहेरिट भी करना होता है। यहाँ हम इनहेरिट कर लेंगे इज़ ओनेबल। हमने अपने ओनेबल को कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ इनहेरिट कर लिया। इसके अलावा जो सेफ मैथ है क्योंकि वो यूटिल से हमने किया है इसलिए उसे हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेफ मैथ फॉर यूइंट। IERC20 को भी यहाँ मेंशन कर लेंगे क्योंकि हमने इसका इंटरफेस यूज़ करना है, इसके फंक्शंस को हमने यूज़ करना है जिसे हम एक वेरिएबल टोकन एड्रेस में स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं जिनकी हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरत होगी। यूइंट पब्लिक प्राइस का वेरिएबल हमारे टोकन की जो प्राइस है उसको मेंशन करने के लिए। अब हम यहाँ पर एक इवेंट लगा लेते हैं, इसका नाम हम टोकन परचेज रख लेते हैं।
यानी कि जब भी कोई टोकन परचेज करेगा और वो पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो ये इवेंट एमिट हो जाएगा। और इसमें हम आर्गुमेंट दे देते हैं। पहला आर्गुमेंट है एड्रेस, डेटा टाइप के साथ बायर, यानी कि किसने ये टोकन परचेज किए हैं उसका एड्रेस होगा। और उसके बाद यूनिट टोकन क्वांटिटी, यानी कि उसने कितने टोकन बाय किए हैं। अब हम लिखेंगे एड्रेस, पेएबल, पब्लिक, सेलर। यहाँ हमने अपने सेलर के एड्रेस को पब्लिक किया है और पेएबल किया है ताकि वो ईथर रिसीव कर सके। पेएबल कीवर्ड का मतलब आपको पता है, जिसके साथ हम पेएबल लगाते हैं उसका मतलब ये है कि वो ईथर रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही दफ़ा रन होता है एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। आप इसे जो भी वैल्यू देते हैं वो इसमें सेट हो जाती है। चाहे तो आप इसे लिखते हुए इसे वैल्यू साइन कर दें या फिर इसे आर्गुमेंट दे दें, फिर आपको एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट आप इसे इनपुट दे सकते हैं। तो आप इसे जो भी इनपुट देंगे वो वैल्यूज इसमें सेट हो जाएगी। इसके आर्गुमेंट में हम सबसे पहले इंटरफेस को मेंशन करेंगे, यानी कि जिस टोकन के साथ हम इंटरेक्ट करने वाले हैं उस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ होगा। उसके बाद यूनिट प्राइस, यानी कि जो भी हम आईडीओ में अपने टोकन की प्राइस को सेट करेंगे वो हमें अपने कंस्ट्रक्टर में ही बतानी होगी। जिस तरह कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर हम एक ईथर के अगेंस्ट 50 के टोकन सेट कर देते हैं तो वो हमारी आईडीओ की प्राइस होगी, और जब तक हम अपनी प्राइस को चेंज नहीं करेंगे उसी सेम प्राइस पे हमारे टोकन सेल होते रहेंगे। अब इसे आप मेंशन कर दें, टोकन एड्रेस इज इक्वल टू अंडरस्कोर टोकन एड्रेस, प्राइस इज इक्वल टू अंडरस्कोर प्राइस। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट लिखने की बजाय डायरेक्ट एड्रेस भी पास कर सकते हैं, और जो भी हम अपने टोकन की आईडीओ में प्राइस रखना चाहते हैं वो हम यहाँ डायरेक्ट पास कर सकते हैं। हमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये इसलिए लिखते हैं ताकि अगर दूसरे लोग भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करना चाहें तो वो भी इसे ईजीली यूज़ कर लें, और उन्हें ऐसा ना हो कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब वो यूज़ करें तो उन्हें मैनुअली सब कुछ चेंज करना पड़े अपने टोकन के लिए। तो इस तरह से आप अगर मेंशन करेंगे अपना कंस्ट्रक्टर और अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से लिखेंगे तो कोई भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है। और हम इसे डिप्लॉय करते हुए टोकन एड्रेस और प्राइस इसको दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे सेलर इज इक्वल टू पेएबल एमएसजी सेंडर। एमएसजी डॉट सेंडर यानी कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है वो एमएसजी सेंडर है, यानी कि वो एडमिन है। उसे हमने पेएबल इसलिए रखा है ताकि वो इथीरियम रिसीव कर सके। और इसमें जो एमएसजी सेंडर है ये आपका ओनेबल डॉट एसओएल से आ रहा है, क्योंकि जब आप ओनेबल डॉट एसओएल की फाइल को ओपन करेंगे तो इसमें कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक फोल्डर इंपोर्ट हुआ हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। कॉन्टेक्स्ट के नाम से ये फोल्डर है। जब आप कॉन्टेक्स्ट डॉट एसओएल की फाइल ओपन करेंगे तो उसमें एमएसजी डॉट सेंडर को डबल चेक करने के लिए एमएसजी सेंडर का फंक्शन बनाया हुआ है, जिसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ये आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और ज़्यादा सिक्योर बनाता है, इसलिए हम एमएसजी सेंडर का फंक्शन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप एमएसजी डॉट सेंडर भी यूज़ कर लें तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रन हो जाएगा। अब हम एक रिसीव का फंक्शन बना लेते हैं। इस रिसीव के फंक्शन का आपको पता होगा कि ये सॉलिडिटी का ऐसा फंक्शन है जो कि इथीरियम रिसीव और सेंड कर सकते हैं। अगर आपने ये फंक्शन अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाया है, इसकी विजिबिलिटी को एक्सटर्नल रखना है। इस फंक्शन को हम पेएबल रखते हैं, छोटा सा ये फंक्शन है। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन अपने कॉन्ट्रैक्ट का बना लेते हैं, बाय फंक्शन, जिस फंक्शन को रन करके कोई भी बायर टोकन को बाय कर सकता है। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और इस फंक्शन का नाम हम बाय ही रखेंगे क्योंकि हमारा ये बाय फंक्शन है, और इसको पब्लिक कर देंगे। पेएबल क्योंकि ये इथीरियम रिसीव करेगा, और रिटर्न्स में हम करवाएंगे बूल क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब हमारा फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो जाए तो हमें वो रिटर्न में वैल्यू करवा दे के ट्रू, यानी कि वो हमें रिटर्न ट्रू करवा दे। अब हमें अपने फंक्शन में कुछ रिक्वायर्ड की कंडीशन डालनी है ताकि कोई इस फंक्शन को मैनिपुलेट ना कर सके। सबसे पहले एमएसजी सेंडर, इसका फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ये हमारे ऑनेबल के कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट हुआ है कॉन्टेक्स्ट का, जिसमें एमएसजी डॉट सेंडर को डबल चेक करने के लिए एमएसजी सेंडर का एक फंक्शन बना दिया है, और इसको मैं बार बार अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर रही हूँ। इस फंक्शन को यूज़ करने से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, इसलिए मैं एमएसजी डॉट सेंडर को यूज़ करने की बजाय ये फंक्शन को ही यूज़ कर रही हूँ। एमएसजी सेंडर आपको पता है कि जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है बाय के फंक्शन को, वही एमएसजी सेंडर है। तो उसमें हम एक कंडीशन ये लगा देंगे डज नॉट इक्वल टू
एड्रेस 0, यानी कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करे उसका एड्रेस 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप मैसेज रिकॉर्ड करवा दें 0 एड्रेस नॉट अलाउड। कुछ भी आप यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद हमें अपने बाय फंक्शन के लिए कैलकुलेशन भी करनी है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई में लेट सपोज 1 ईथर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजता है तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस 1 ईथर के अगेंस्ट 15 के टोकन्स बायर को भेज दें। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी, जो कि हमारा सेफ मैथ का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने इंपोर्ट किया था ये कैलकुलेशन वो करेगा। तो उसके लिए हम एक लाइन लिख लेते हैं, इसकी डाटा टाइप है टोकन क्वांटिटी। बेसिकली इस लाइन में हमने अपनी क्वांटिटी बतानी है कि जो भी बायर क्वांटिटी परचेज कर रहा है, जितनी भी क्वांटिटी परचेज कर रहा है तो उसे किस हिसाब से टोकन्स मिलने चाहिए। msg.value डॉट मल्टीप्लाई डॉट प्राइस डॉट मल्टीप्लाई ये हमारी सेफ मैथ कॉन्ट्रैक्ट का ही फंक्शन है। तो बेसिकली ये लाइन ये करेगी कि अगर कोई हमें 1 ईथर भेजता है तो वो उसके अगेंस्ट 15 के हमारे टोकन से मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 1 ईथर इज इक्वल टू 15 के जो भी हम टोकन लॉन्च करने वाले हैं उसके 15 के मिल जाएंगे। अगर कोई 2 ईथर सेंड करता है तो उस 2 ईथर की वैल्यू के हिसाब से उसको लेट सपोज 30,000 टोकन्स मिल जाएंगे। तो इस लाइन का काम बेसिकली कैलकुलेशन करना है। अब हम एक और अपनी रिक्वायर की कंडीशन मेंशन कर देते हैं। ये रिक्वायर की कंडीशन करेगी क्या कि इसका मकसद ये है कि टोकन क्वांटिटी जो भी बायर टोकन की क्वांटिटी बाय करना चाहता है वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए उन टोकन से जो टोकन सेल के लिए आए हुए हैं, यानी कि टोकन फॉर सेल। इसका मतलब ये है कि सेलर ने जितने भी टोकन इशू किए हैं सेल करने के लिए, तो जो भी बायर बाय करना चाहता है बाइंग टोकन की क्वांटिटी लेस या इक्वल होनी चाहिए उन टोकन से जितने टोकन इशू किए गए हैं सेल करने के लिए। टोकन फॉर सेल, इसके लिए हम पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन टोकन फॉर सेल। इसको पब्लिक कर देंगे, व्यू करेंगे। इसमें हम रिटर्न्स यूनिट करवाएंगे क्योंकि इसमें हमें रिटर्न वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में मिलेगी, क्योंकि सेलर टोकन इशू करेगा सेल करने के लिए, इसलिए हमने इस फंक्शन का नाम टोकन फॉर सेल रखा है। रिटर्न करवाएंगे टोकन एड्रेस डॉट अलाउंस सेलर। अलाउंस का फंक्शन बेसिकली 2 आर्गूमेंट ले रहा है, सेलर, दूसरा इन्होंने ऑटोमेटिकली स्पेंडर लिख दिया है लेकिन हम इसकी जगह लिखेंगे एड्रेस दिस। अलाउंस का फंक्शन का आपको पता ही होगा, ये एक बेसिक फंक्शन है सॉलिडिटी में। इसके थ्रू क्या होता है कि सेलर एक स्पेसिफिक अमाउंट को अलाउ कर देता है या कह लें कि अप्रूव कर देता है। लेट्स सपोज अगर उसकी टोटल सप्लाई 1 लाख है टोकन्स की, तो उसमें से फर्स्ट फेज में वो 1000 टोकन को अलाउ कर देता है या अप्रूव कर देता है कि इतने टोकन सेल के लिए जाएंगे। तो उसके लिए हम अलाउंस का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। एड्रेस दिस, ये टर्म आपको पता होगा कि ये सॉलिडिटी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो बैलेंस है उसके लिए यूज़ होती है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे एड्रेस से किसी और एड्रेस पर टोकन सेंड करेगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे एड्रेस से किसी और के एड्रेस पर टोकन ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको टोकन रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सेलर से बायर को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब हमने ये जो फंक्शन बनाया है टोकन फॉर सेल का, इसी फंक्शन को हम अपने बाय के फंक्शन में यहाँ पर यूज़ करेंगे रिक्वायर की कंडीशन में कि टोकन क्वांटिटी, वो टोकन क्वांटिटी जो कि बायर परचेज करना चाहता है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, जो टोकन फॉर सेल, जो टोकन सेल के लिए अप्रूव हुए हैं। अदरवाइज आप मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि लेस क्वांटिटी रिमेनिंग। और जब ये दोनों रिक्वायर की कंडीशन मेट हों तो इथीरियम सेलर को चले जाएं, यानी कि बायर ने जो इथीरियम भेजे हैं टोकन को परचेज करने के लिए वो सेलर के अकाउंट में चले जाएं। तो उसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे, सेलर डॉट ट्रांसफ़र का आपको फंक्शन पता है, ये मैंने पहले भी बहुत डिटेल में बताया है, एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। ये लाइन क्या करेगी, जो बायर ने इथीरियम भेजे हैं वो सेलर के अकाउंट में सेंड कर देगी। सेलर को अपने इथीरियम मिल गए हैं तो बायर को भी उसके टोकन मिल जाने चाहिए। तो उसके लिए हम एक और लाइन मेंशन करेंगे, टोकन एड्रेस डॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम। ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन हमारे पास जो हमने IERC का इंटरफेस इंपोर्ट किया है, ये फंक्शन वहाँ से हमने यूज़ किया है और हमें इसमें 3 आर्गूमेंट देने हैं। पहला आर्गूमेंट फ्रॉम, यानी कि किस एड्रेस से हमने बायर को टोकन ट्रांसफ़र करने हैं, वो हमारे पास सेलर का एड्रेस है
टू किसको भेजने हैं, हमने भेजने हैं मैसेज सेंडर को। मैसेज सेंडर इसमें बायर ही है जो कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। और जो तीसरा आर्गुमेंट हमें चाहिए वो अमाउंट है, यानी कि टोकन वैल्यू, यानी कि टोकन क्वांटिटी कितनी उसने परचेज करनी है। अब हमारा ये काम हो गया है कि इथीरियम सेलर के पास आ गया है और टोकन बायर को ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अब हम वैल्यू अपडेट कर लेंगे अपने टोकन सोल्ड के वेरिएबल में, प्लस इक्वल टू टोकन क्वांटिटी। बाय का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें इवेंट को एमिट करवा देंगे, जो इवेंट हमने बनाया था, यानी कि जब बाइंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो ये इवेंट एमिट हो जाए। जब हम इवेंट एमिट करवाएंगे तो हमने इसमें वही 3 आर्गुमेंट देने हैं जो हमने इवेंट में दिए थे। 3 आर्गुमेंट थे, बायर, प्राइस और टोकन क्वांटिटी। इसी तरह हमने इसमें जो बायर है वो MSG सेंडर है जो कि फंक्शन को कॉल कर रहा है, प्राइस है और टोकन क्वांटिटी। उसके बाद हम बूल को ट्रू करवा देंगे। अभी जो हमने बाय का फंक्शन बनाया है तो उसमें हमने एग्जैक्टली टोकन क्वांटिटी इज इक्वल टू MSG वैल्यू कर दी है, यानी कि कोई एक ही भेजे तो उसको लेट सपोज उसके अगेंस्ट अगर हम 15,000 टोकन रखते हैं तो वो उसको सेंड हो जाए। अभी क्योंकि इसमें फॉल बैक का फंक्शन नहीं है, यानी कि अगर कोई एक ही इथीरियम से ज़्यादा भेज देगा तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो जाएंगे। एग्जाम्पल, किसी ने इसमें इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिए और बाय का फंक्शन कॉल नहीं किया, तो इस तरह क्या होगा कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इथीरियम जमा हो जाएंगे और टोकन ट्रांसफ़र नहीं होंगी, क्योंकि इसमें फॉल बैक फंक्शन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा फॉल बैक फंक्शन बनाएं कि अगर कोई इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजता है और वो बाय का फंक्शन नहीं भी कॉल करता तो भी उसको उसकी इथीरियम की अमाउंट के अगेंस्ट उसे टोकन मिल जाए। तो उसके लिए हमने सिंपली ये करना है कि अपने रिसीव के फंक्शन में बाय फंक्शन को कॉल कर लेना है। सिर्फ इतना सा हमने काम करना है। रिसीव के फंक्शन में बाय फंक्शन कॉल करने से हमारा बाय फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इथीरियम भेजेगा। अब हम और इसमें फंक्शन ऐड कर लेते हैं। हम इसमें एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं सेट प्राइस और इसको एक आर्गुमेंट देंगे यूनिट अंडरस्कोर न्यू प्राइस। इस फंक्शन को हमने पब्लिक किया और इस फंक्शन के लिए हमने मॉडिफायर यूज़ किया ओनली ओनर का, ताकि इस फंक्शन को सिर्फ ओनर ही यूज़ कर सके। और ये फंक्शन हम इसलिए बना रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमारा टोकन बहुत ज़्यादा सेल हो जाता है, हाइप क्रिएट कर लेता है, तो हम चाहेंगे कि हम उसकी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। वैसे ICO में प्राइस इंक्रीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप करना चाहें तो प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया है सेट प्राइस का, और इसको सिर्फ ओनर ही रन कर सकता है। अगर वो प्राइस चेंज करना चाहे तो इस फंक्शन को कॉल करके प्राइस चेंज कर सकता है टोकन की। अब इसी तरह हम एक और फंक्शन बना लेंगे अपडेट सेलर के नाम से। इस तरह हो सकता है कि हमारा जो सेलर है वही चेंज हो जाए, यानी कि अगर आपने एक अकाउंट में जो टोकन रखे थे वो अकाउंट एम्प्टी हो गया, यानी कि उसके सारे टोकन सेल हो गए हैं। अब आप दूसरा अपना वॉलेट यूज़ करना चाहते हैं टोकन्स को सेल करने के लिए, तो उसके लिए आपको अपना सेलर का एड्रेस भी चेंज करना होगा। तो ये फंक्शन सेलर के एड्रेस को चेंज करने के लिए इसको भी एक आर्गुमेंट देंगे। सेलर क्योंकि हमने पहले भी पेएबल रखा था, इसलिए अभी भी इसको पेएबल ही बनाएंगे। न्यू सेलर के नाम से इसे आर्गुमेंट दे देंगे। इसको भी पब्लिक करेंगे और ओनली ओनर ही इसको रन कर सकेगा। और इसमें भी हम डिफाइन कर देंगे कि सेलर इज इक्वल टू अंडरस्कोर न्यू सेलर। इसमें भी हम डिफाइन कर देंगे सेलर इज इक्वल टू अंडरस्कोर न्यू सेलर। हम इसमें एक और फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन करेगा ये कि अगर किसी ने गलती से आपको USDT या कोई और टोकन भेज दिए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप उनको भी विड्रॉ कर सकें। तो उसके लिए फंक्शन है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन बना लें, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। विड्रॉ टोकन के नाम से हमने ये फंक्शन बनाया है। इसको पब्लिक करेंगे। ओनली ओनर का मॉडिफायर यूज़ करेंगे इसके लिए, ताकि इस फंक्शन को सिर्फ ओनर ही रन कर सके और ओनर के अलावा कोई इसको रन ना करे। इसके आर्गुमेंट में हमने IERC20 का इंटरफेस यूज़ किया है। अब इसको हम यूज़ करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे यूनिट टोकन बैलेंस के नाम से। अब ये लाइन क्या कर रही है कि ये एड्रेस दिस, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो बैलेंस है उसे टोकन बैलेंस के वेरिएबल में स्टोर करवा रही है। और यहाँ हमने इंटरफेस यूज़ किया है टोकन एड्रेस का, यानी कि हम यहाँ पर जो भी टोकन एड्रेस का इंटरफेस यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो आर्गुमेंट एंटर करेंगे उस एड्रेस में ये बैलेंस चला जाएगा। यानी कि जिसने भी मिस्टेकनली कोई USDT या कोई टोकन ट्रांसफ़र किए हैं तो वो इस एड्रेस में चले जाएंगे जो हमने आर्गुमेंट में
IERC का इंटरफेस यूज़ करते हुए अपना एड्रेस इसमें एंटर करना है। ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम एक लाइन मेंशन कर देते हैं, टोकन एड्रेस डॉट ट्रांसफ़र सेलर टोकन बैलेंस। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये ट्रांसफ़र कर देगी टोकन बैलेंस, यानी कि जो भी सेलर के अकाउंट में टोकन बैलेंस आया है, जो हमने टोकन बैलेंस जो भी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस आया था, वो हमने बैलेंस ऑफ का फंक्शन यूज़ करते हुए टोकन बैलेंस के वेरिएबल में से स्टोर करवाया था। अब हम इसी में से ये बैलेंस उठा के ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हम यहाँ आर्गूमेंट में लिखेंगे उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें आप और भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फंक्शन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम एक और फंक्शन इसमें बना लेते हैं, विड्रॉ का फंक्शन। इसको पब्लिक कर देंगे और ओनली ऑनर का मॉडिफायर यूज़ करेंगे। ये सिंपल एक विड्रॉ का फंक्शन है जो सिर्फ ओनली ओनर रन कर सकता है। ये सिंपली बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिस डॉट बैलेंस, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बैलेंस है वो सेलर को ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर कोई हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई एरर आ जाती है या कोई अटैक हो जाता है, तो ये फंक्शन अगर हमारे पास बना होगा तो उससे क्या होगा कि सेलर फौरन से इस फंक्शन को कॉल करके सारा बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। इस फंक्शन का भी यूज़ नहीं है, लेकिन बना लें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अब हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे ट्रफल को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आपने ट्रफल के इन्वायरमेंट में आना है। तो ट्रफल का इन्वायरमेंट हमें चाहिए डिप्लॉय करने के लिए, तो हम लिखेंगे ट्रफल डेवलप और क्लिक कर देंगे। ट्रफल इन्वायरमेंट हमने ओपन कर लिया है, लेकिन अभी हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने अपनी डिप्लॉय की फ़ाइल को कंप्लीट नहीं किया। हमारे पास टू डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट डॉट JS की एक फ़ाइल पड़ी है। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें जो कोड है उसको आपने रिमूव कर देना है और इनिशियल माइग्रेशन डॉट JS के नाम से एक फ़ाइल है, उसका आपने कोड कॉपी करके टू डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट JS में आपने इसको पेस्ट कर देना है। सिंपली इसमें कॉन्स्ट के नाम से इन्होंने वेरिएबल बनाया है, इसको आप रिमूव करके यहाँ पर प्री सेल लिख लें और यहाँ भी आप माइग्रेशन रिमूव करके प्री सेल मेंशन कर दें। और एक इधर माइग्रेशन है, यहाँ पर आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम जिस तरह हमने जिस केस में लिखा था उसी केस में आपने लिखना है और इस फाइल को भी सेव कर लेना है। अब हम कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल का कीवर्ड लगाएंगे और एंटर कर देंगे। आप ये देखें कि इसने हमें एरर दे दिया है कि विजिबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्टर इज़ इग्नोर्ड। अब हमने इसमें क्या किया कि हमने इसे इसी तरह कंपाइल कर लिया है। हमने जो कंस्ट्रक्टर में आर्गूमेंट दिए थे वो हमने आर्गूमेंट इसमें मेंशन नहीं किए। एक आर्गूमेंट था टोकन एड्रेस और दूसरा था प्राइस। अभी हमें ये दोनों आर्गूमेंट इसमें एंटर करनी है, फिर इसे कंपाइल और डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ये जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ लाइसेंस वार्निंग है। अगर आप इसमें SPDX की एक लाइन जो सबसे ऊपर मेंशन करते हैं वो मेंशन कर दें तो ये वार्निंग ख़त्म हो जाएगी। ये ईथर स्कैन पर मैंने थीटा टोकन है इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से कॉपी किया। इसका हम इंटरफेस यूज़ कर लेते हैं। इंटरफेस के लिए हमें किसी टोकन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए, तो मैंने थीटा टोकन का यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया और अब मैं VS कोड पर जाऊंगी। हमने अपने कंस्ट्रक्टर को दो आर्गूमेंट दिए थे, टोकन एड्रेस और प्राइस, तो हमें ये दोनों आर्गूमेंट डिप्लॉय करने से पहले मेंशन करने होंगे। तो हम अपनी जो डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट JS की फाइल है उसमें जाएंगे और डॉट डिप्लॉय जो लास्ट लाइन है डिप्लॉय डॉट डिप्लॉय प्री सेल जिसमें हमने लिखा था उसमें हमने कोमा लगाकर डबल कोट्स में इस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। जो एड्रेस हमने भी कॉपी किया था उसको हमने डबल कोट्स में पेस्ट किया और हम टोकन की जो प्राइस है लेट सपोज हम रख देते हैं 15,000 और बस इसको आपने सेव कर लेना है। और अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद इसे माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट का वर्ड यूज़ होता है डिप्लॉय के लिए। आप ये देखें कि हमारे दोनों कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गए हैं। आप ये देखें कि हमारे जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दोनों डिप्लॉय हो गए हैं। ये डिप्लॉय हुआ है डिप्लॉइंग प्री सेल का कॉन्ट्रैक्ट और इसके ऊपर जो है माइग्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है। मैंने यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट रखे थे जो कि माइग्रेशन डॉट SOL था, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली फाइल पहले से बनी हुई थी, प्री सेल का हमने खुद बनाया, और माइग्रेशन के लिए जो डिप्लॉय की फाइल थी वो इनिशियल माइग्रेशन में थी और जो हमारी प्री सेल की है वो डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट JS में। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने इसलिए रखा था क्योंकि अगर हमें डिप्लॉयमेंट में कोई एरर आती है तो हमें पता चल जाता है। तो हमें इसमें कोई एरर नहीं है, हमारा माइग्रेशन और प्री सेल दोनों कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गए हैं।
आप ये देखें कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी हमारे पास आ गया है और ब्लॉक नंबर है, टाइम स्टैम्प है, अकाउंट है, जो जो हमें चाहिए होता है कि किस अकाउंट से ये डिप्लॉय हुआ है। जब हमने अपने ट्रफल को ऑन किया था तो उसमें 10 अकाउंट हमारे पास आए थे, उसमें जो सबसे पहला अकाउंट है ये वो है। आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और बैलेंस हमारे पास पहले 100 था और अब 99.9 ईथर्स है। और इसमें जो गैस कंज्यूम हुई है वो सब इसमें मेंशन हुई है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। अब हम वेब3 को यूज़ करते हुए अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको वेब3 पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। वेब3 पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपने एक सिंपल सी कमांड लिखनी है, npm install web3 -save। ये कमांड आपके प्रोजेक्ट में वेब3 को इंस्टॉल कर देगी। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। वेब3 पैकेज आपके प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ये चेक करने के लिए आप package.json की फाइल में चेक कर सकते हैं। डिपेंडेंसीज में वेब3 आ गया है और इसका वर्जन भी है। अब हम अपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपना सारा कोड लिखेंगे, जिसके ज़रिए हम वेब3 को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। फ़ोल्डर का नाम आप फंक्शंस रख लें या कुछ भी रख सकते हैं और इसमें एक आप फाइल क्रिएट कर लें। इस फाइल का नाम मैं इंटरेक्ट रख लेती हूँ, interact.js, क्योंकि इसमें हम वो सारा कोड लिखेंगे जिसके ज़रिए हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेब3 के साथ इंटरेक्ट करवाना है। वेब3 का काम आपको लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड करना है। वेब3 का हम बार बार अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे, तो इसकी मैं एक बाद में भी डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगी कि वेब3 बेसिकली किस तरह काम करता है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इसमें इंटरेक्ट करवाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लेना है अपने पैकेज को। उसके लिए सिंपल एक लाइन लिखनी है, var web3 इज़ इक्वल टू रिक्वायर वेब3। ये लाइन आपके वेब3 पैकेज को इंपोर्ट कर रही है। इसके बाद आपको वेब3 प्रोवाइडर्स को स्पेसिफाई करना है। उसके लिए आपको एक लाइन एंटर करनी होगी, const providers इज इक्वल टू न्यू web3 डॉट providers डॉट http provider http://localhost। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर वो प्रोवाइडर एंटर करना है जो कि आपको ट्रफल डेवलप करते हुए गेट हुआ था, वही आपने यहाँ पे प्रोवाइडर मेंशन करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आपने ट्रफल इन्वायरमेंट को ओपन किया था तो आपको प्रोवाइडर मिला था 9545 और आपने यहाँ पर वही एंटर करना है, 9545। ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आएगा। हमने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रफल के थ्रू डिप्लॉय किया था, इसलिए हमारा प्रोवाइडर भी ट्रफल से आएगा। इसलिए हमने अपना ट्रफल से ही प्रोवाइडर लेकर यहाँ पर मेंशन किया है। अब हमें वेब3 को अपने प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करना है ताकि डाटा भी हमें ट्रफल के थ्रू ही गेट हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोवाइडर सेम होना चाहिए। जो आपको ट्रफल डेवलप के टाइम पर यहाँ पर मेंशन हो वही आपने यहाँ पर एंटर करना है। अब हमने वेब3 का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, var web3 इज इक्वल टू न्यू web3 प्रोवाइडर्स। ये जो मैंने 3 लाइंस यहाँ पर मेंशन की हैं जिसमें वेब3 को इंपोर्ट किया है और अपना प्रोवाइडर मेंशन किया है, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये लाइन ज़्यादातर आपको सेम ही मिलेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। आपका सिर्फ काम है उसको समझना है कि हमने ये किस तरह करना है। और आप जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब आपने इंटरेक्ट करवाना है तो ये कोड आपका सेम ही रहेगा। सिर्फ आपको इसको समझना है कि किस तरह आपने प्रोवाइडर इसमें मेंशन करना है। उसके बाद एक हम सिंपल सा एक फंक्शन लिख लेते हैं। इस फंक्शन का नाम मैंने कनेक्शन रखा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये हमें अकाउंट्स फेच कर देगा, वो अकाउंट्स जो हमें ट्रफल ने प्रोवाइड किए थे एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। ये फंक्शन नेसेसरी नहीं है आपके वेब3 से कनेक्शन के लिए, ये सिर्फ हमने इसलिए बनाया है ताकि हम चेक कर सकें कि जो अकाउंट्स हमें ट्रफल ने प्रोवाइड किए थे क्या ये उनको गेट कर पा रहा है। तो सिर्फ ये फंक्शन चेकिंग के लिए, ताकि हम अकाउंट्स को अप्रोच कर सकें। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं फाइल को, नोड स्पेस फंक्शंस interact.js। अगर आप जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में किस तरह से फाइल को रन किया जाता है। अगर आपको नहीं भी आइडिया तो आप इसके ट्यूटोरियल देखकर बहुत इजीली इसके फंक्शंस लिखना सीख सकते हैं। आपने इस फाइल को रन करना है तो देखिए आपके पास वो सारे के सारे अकाउंट्स आ गए हैं जो कि हमें ट्रफल ने प्रोवाइड किए थे। हमें 10 अकाउंट प्रोवाइडेड थे जिसमें से गैस फी वगैरह की डिडक्शन होती है और ये सेम वही अकाउंट हैं जो हमें ट्रफल ने प्रोवाइड किए थे। इसको आप क्रॉस चेक कर लें। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेब3 है वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है।
अब कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जब भी कंपाइल होता है तो उसकी दो फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं, एक ABI और जेसन फाइल। ABI को कंपाइलर यूज करता है और जेसन को हम यूज करते हैं ताकि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करवा सकें। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में काम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि जेसन फाइल होती क्या है। बिल्ड फोल्डर में जाके आप presale.json फाइल पर क्लिक करें तो आपको ये पूरी की पूरी फाइल आपको दिखाई देगी। इसको अगर आप डिटेल में स्टडी करें तो आपको एक एक चीज मेंशन हो जाएगी। जिस तरह यहाँ इनपुट्स में बताया हुआ है, इंटरनल टाइप इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट IERC20 यानी कि ये इंटरफेस इसमें यूज किया गया है, और नेम टोकन एड्रेस है, टाइप इसकी क्या है, एड्रेस। डेटा टाइप भी इसमें मेंशन की गई है और इंटरनल टाइप UIN256 है, नेम प्राइस और टाइप UIN256। स्टेट म्यूटेबिलिटी नॉन पेएबल है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में मेंशन की गई होती है। इसी फाइल को हमने यूज करना है ताकि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस बना सकें। तो सबसे पहले हमने फाइल को रीड कर लेना है। फाइल को रीड करने का वही सेम सिंपल सा मेथड है कि उसको एक वेरिएबल में आप सेव करवा दें, = रिक्वायर। पैरेंथेसिस में आपने डॉट लगाना है। इसका मतलब ये है कि हम वेरी फर्स्ट फोल्डर की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें बिल्ड /contracts, इसके बाद /presale.json। बेसिकली फाइल को रीड करने के लिए आपने सिर्फ इसका पाथ मेंशन करना है, जिस तरह बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स उसके बाद presale.json, ये सिर्फ हमने पाथ यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ हमने चेक करने के लिए बनाया था। इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस को क्रिएट करेगा। तो सिंपल हम async फंक्शन को ही यूज़ करते हुए बनाएंगे। इस फंक्शन का नाम हम यही रख लेते हैं, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस। सबसे पहले हमने अपने फंक्शन का नेम डिफाइन किया, उसके बाद हमने Web3 के जरिए अकाउंट्स की अप्रोच दे दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में नेटवर्क आईडी को गेट करके एड्रेस को फेच कर रहे हैं। अब हमें एड्रेस को फेच करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो हमें दो आर्गुमेंट देना होता है। ये फंक्शन हमेशा दो आर्गुमेंट लेता है, एक है ABI फाइल और दूसरा है एड्रेस। ABI फाइल के बारे में मैंने भी आपको डिटेल में बताया था कि वो कंपाइलर यूज करता है, और जो एड्रेस है उसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। जब हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आया था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम कॉपी पेस्ट करके एड्रेस की जगह पर एज एन आर्गुमेंट पास कर दें तो भी हमारा फंक्शन रन करेगा। लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को बार बार डिप्लॉय करेंगे तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो हर दफ़ा चेंज हो जाएगा। तो हमें इसके लिए डायनामिक अप्रोच चाहिए, जिसके लिए हमने Web3 का फंक्शन यूज़ किया है गेट आईडी, और उसका वेरिएबल हमने बना दिया नेटवर्क आईडी, और नेटवर्क आईडी के थ्रू ही हमने एड्रेस को फेच करना है। presale.json फाइल में अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करें तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा और इसकी नेटवर्क आईडी भी मिल जाएगी। तो अगर आप इसमें नेटवर्क आईडी की जगह आप इसमें ये आईडी मेंशन कर दें 5777, तब भी आपका फंक्शन कॉल होगा। लेकिन हमने इस तरह से काम नहीं करना, क्योंकि जब इसका प्रोवाइडर चेंज करेंगे तो नेटवर्क आईडी भी चेंज हो सकती है, और दोबारा डिप्लॉय करने पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी इसका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह से फंक्शन को नहीं बनाते, हमने इसकी डायनामिक अप्रोच इसको देनी है। इसलिए हमने जो Web3 में फंक्शन है गेट आईडी, हमने इसको यूज़ किया है। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि आप Web3 के डॉक्यूमेंट पढ़ें, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है। उसमें Web3 के आपको फंक्शंस मिलेंगे। इसके अलावा मैं Web3 पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी जिसपे आपको अच्छी तरह से समझ आएगी कि Web3 क्या होता है और इसके फंक्शंस को किस तरह कॉल किया जाता है और इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इसके बाद सिंपली हम एक इंस्टेंस का वेरिएबल बनाकर अपनी इंस्टेंस को कॉल कर लेंगे। अपनी इंस्टेंस को हमने दोनों आर्गुमेंट पास कर दिए हैं, ABI भी और एड्रेस भी। कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस को कॉल करने के लिए भी ये फंक्शन सेम ही होगा। आप कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखें। अब इसको सिंपली हम कंसोल करवा लेंगे, console.log instance.methods। क्योंकि हम इसके मेथड्स को फेच करना चाह रहे हैं इसलिए हमने लिखा है instance.methods। रिटर्न करवाएंगे अकाउंट्स इंस्टेंस और अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब हम इस फाइल को रन करके देख लेते हैं कि क्या हम सारे मेथड्स को फेच कर पा रहे हैं। फाइल को हमने रन किया, नोट स्पेस फंक्शन interact.js। तो आप ये देखें कि हम सक्सेसफुली अपने Web3 के साथ अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और हमने सारे मेथड्स को फेच कर लिए। जितने भी मेथड्स
अवेलेबल है उनको हम फेच कर पा रहे हैं। ये वेब3 की हेल्प से हुआ है। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क कर रही हैं तो आपके लिए सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही लर्न करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको JS के इंपॉर्टेंट फंक्शन भी आने चाहिए, जिनमें एसिंग का वेट है, कॉल बैक फंक्शन है। इसके अलावा रिएक्ट के आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आने चाहिए, जिसमें हुक्स हैं, इफेक्ट्स हैं। वो सब चीज़ों का आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करवा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको कंप्लीट फ्रंट एंड के साथ अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्ट करवाएंगे और एक सिंपल सा फ्रंट एंड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम वेब3 को समझेंगे कि वेब3 क्या है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।